Hello students, I wish you people are fine. So welcome to today's newspaper analysis. ट्रिब्यून के पेज नंबर 1 के ऊपर नो कम्युनिटी स्प्रेड इन कंट्री सेज ICMR चीफ। ICMR जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था इंडिया की। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है ये आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रमोशन बायोमेडिकल रिसर्च में करने वाली संस्था, और 1911 में बनी। इसके लीडर इस समय बलराम भार्गव हैं। इन्होंने कहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड अभी हमारे यहाँ पर नहीं है। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब होता है कि जब एक कम्युनिटी, एक इलाके में रहने वाले लोग एक दूसरे को अफेक्ट करने लग जाएं, या कह लीजिए बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग अफेक्ट होने लग जाएं, तो कहते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड का स्टेज जो है वो आ चुका है। तो अभी कम्युनिटी स्प्रेड को डिनाई कर रही है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। उसके बाद रिकंसिडर डिमांड्स मेड टू PSU सुप्रीम कोर्ट टेल टेलीकॉम डिपार्टमेंट, फर्स्ट पेज के ऊपर। इस खबर में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आने वाली, उसमें जो है एक टर्म मिलेगी आपको, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो इस टर्म का मीनिंग आपको पता होना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इज। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर इसके जाना पड़ सकता है। हमारे यहाँ पर नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994 के तहत लिबरलाइजेशन हुई थी। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होनी शुरू हुई, और इसमें एक फिक्स्ड लाइसेंस फी रखी गई थी। लेकिन ये लाइसेंस फी बहुत ज़्यादा थी, टेलीकॉम कंपनीज इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करती थी। तो लाइसेंस फी से मुक्ति पाने के लिए गवर्नमेंट ने 1999 में ये एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल लेकर आए। इस मॉडल में कहा गया कि आप जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में से लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज, मतलब लाइसेंस फी जो आपको लाइसेंस के लिए, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज सरकार फ्रीक्वेंसीज एलोकेट करती है हर कंपनी को, जिसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, ये सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो सरकार फ्रीक्वेंसीज को सेल करती है। द फ्रीक्वेंसी गिवन टू अ पर्टिकुलर कंपनी इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रम। तो सरकार ने कहा कि आप लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज जो है वो शेयर करेंगे सरकार के साथ। तो एक अलग तरह के अरेंजमेंट के अंदर ये चले गए। तो ये जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ये अपना पहले ग्रॉस रेवेन्यू निकालते हैं, फिर लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर कुछ डिडक्शंस जो इनको दे रखी हैं उनको निकालने के बाद एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बनता है। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में से लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज, लाइसेंस फी 8% है और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज अभी 3.5% है AGR का, इन एग्रीमेंट्स के अनुसार। लेकिन डिस्प्यूट है AGR की डेफिनेशन के ऊपर। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कहता है कि AGR के अंदर सब तरह का रेवेन्यू, चाहे वो टेलीकॉम ऑपरेशंस या नॉन टेलीकॉम ऑपरेशंस में से आया हो, सब इंक्लूड किया जाना चाहिए। जबकि कंपनीज कहती हैं कि जो AGR है उसके अंदर जो कोर सर्विसेज हैं, मतलब अगर टेलीकॉम कंपनी है तो उनकी कोर सर्विस टेलीकॉम उससे रिलेटेड हो सकती हैं, तो उसी को एडजस्ट किया जाए। जो कंपनीज को डिविडेंड्स आते हैं, मतलब पार्ट ऑफ द प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट इनकम आती है, या फिक्स्ड एसेट्स के सेल से, जैसे कोई बिल्डिंग है उसके सेल से जो पैसा आता है उसको AGR की कैलकुलेशन में ना डाला जाए। तो यहां से जो है ये डिस्प्यूट इनके बीच में शुरू होता है। फर्स्ट पेज के ऊपर PGI चंडीगढ़ रिटेन सेकंड बेस्ट मेडिकल कॉलेज टैग। तो इस खबर की थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं। हमारे देश की ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा प्रमोटेड नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में इस बार 3,771 इंस्टीट्यूशंस ने हिस्सा लिया था। और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस को रैंक करते हैं। तो इस बार
ओवरऑल कैटेगरी में देखें तो आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, जेएनयू, आईआईटी रुड़की और बीएचयू, मतलब टॉप 10 में 7 तो आईआईटीज हैं। इंजीनियरिंग कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी तिरुचिरापल्ली एंड आईआईटी इंदौर। तो ये टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मतलब सब स्लॉट्स जो हैं ये आईआईटीज लेगी। देन अगर हम इसकी थर्ड कैटेगरी विश्वविद्यालय कैटेगरी में, मतलब यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जाएंगे तो आईआईएससी बैंगलोर, जेएनयू, बीएचयू, अमृता विश्वविद्यालय कोयम्बटूर, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कोलकाता यूनिवर्सिटी, मणिपाल एकेडमी, सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। तो उसके बाद अगर हम मेडिकल कॉलेजेस में देखें तो एम्स इज एट टॉप, फॉलोड बाय पीजीआई चंडीगढ़। अगर हम पंजाब के कुछ इंस्टीट्यूशंस ढूंढने जाएंगे तो आपको पता चलेगा आईआईटी रोपड़, थापर पटियाला, आईआईएससीआर मोहाली, जीएनडीयू अमृतसर का 88 रैंक है, एलपीयू फगवाड़ा 99 रैंक है इनका टॉप 100 में। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग इसमें से मिलती है। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 2 के ऊपर अगेन कम्युनिटी स्प्रेड, इस शब्द को फॉलो करते रहिएगा, आने वाले समय में यू विल रिपीटेडली फाइंड दिस वर्ड। उसके बाद पेज नंबर 3 के ऊपर अगेन आज जल शक्ति मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को कहा है कि आप जल जीवन मिशन, जिसमें हमने फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस हर हाउस तक पहुंचाने हैं, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए और जल्दी से जल्दी इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश आप करें। दिस इज व्हाट दे हैव रिक्वेस्टेड। पेज नंबर 3 के ऊपर एक न्यूज़ है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स टू लेंड 400 करोड़ रुपीस मोर टू फार्मर्स। तो इसमें पता चलता है कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, जिनको पीएसीएस कहा जाता है, उनके थ्रू पंजाब में इस बार 400 करोड़ रुपया ज़्यादा दिया जाएगा फार्मर्स को, क्योंकि इस बार नाबार्ड ने जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को पैसा देना है वो 3800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4200 करोड़ रुपया कर दिया। इसमें एक टर्म आती है रीफाइनेंस। रीफाइनेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई लोन लिया, यू आर नॉट एबल टू रीपे इट, तो बैंक आपको एक नया लोन देता है पुराने लोन को रीपे करने के लिए ऑन डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। आमतौर पर ये लोन्स सस्ते होते हैं पिछले लोन्स के कंपैरिजन में, तो इसको रीफाइनेंस की सुविधा कहा जाता है। पंजाब ने पुराने लोन्स को बहुत अच्छी तरह से चुकाया, तो इस बार रीफाइनेंस की सुविधा 3800 करोड़ से बढ़ाकर 4200 करोड़ कर दी गई। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, तो आप इसमें से आज देख सकते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी न्यूज़ हैं इंटरनेशनल वाले सेक्शन में। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। रशिया रोल्स आउट न्यू कोविड ड्रग एज द केसेस टच 5 लाख। तो रशिया ने एक नया ड्रग, नोट कर लीजिएगा, इस ड्रग का नाम एविफाविर है। ये एक नया ड्रग रशिया ने वहाँ पर यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया है और इसकी जो है वो डोजेस जो हैं वो रशिया के अंदर देनी शुरू करेंगे आने वाले समय में, और रशिया क्लेम करता है कि 10 कंट्रीज़ ने इस ड्रग के लिए इनको अप्रोच किया। उसके बाद इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन टू अनरेस्ट मस्ट कम फ्रॉम हांगकांग नॉट बीजिंग सेज यूके। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर चलते हैं। तो चाइना हांगकांग की प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर ज़रूर जाना चाहिए कि ब्रिटेन का क्या रिश्ता रहा है हांगकांग के साथ। इसकी हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो 1839-42 के दौरान चाइना और ब्रिटेन के बीच में फर्स्ट ओपियम वॉर होती है। उस समय चाइना में क्विंग डायनेस्टी का राज था और ट्रीटी ऑफ नैनजिंग 1842 के बाद हांगकांग का कंट्रोल ग्रेट ब्रिटेन के हाथों में था। उसके बाद 1941-45 में वर्ल्ड वॉर 2 के फेज के दौरान इसके ऊपर जापान का कब्जा रहा, लेकिन बाद में चाइना को इसको लौटा दिया गया।
अल्टीमेटली 1984 में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मिसेस मार्गरेट थैचर और चाइना के उस समय के प्रेसिडेंट या प्रीमियर कह लीजिए जाओ जियांग के बीच में एक सिनो ब्रिटिश एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत 1 जुलाई 1997 से हांगकांग रीजन के ऊपर पूरी तरह से चाइना का कब्जा रहा है। और इसी एग्रीमेंट में हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो है वो डिमार्केट किया जाता है, और 1 कंट्री 2 सिस्टम्स, हांगकांग रहेगा चाइना का हिस्सा लेकिन अपने सिस्टम्स को डेवलप कर सकता है, और हांगकांग जो है वो चाइना के सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो ना करे। तो 1 कंट्री 2 सिस्टम्स, बेसिकली हांगकांग चाइना के सोशलिस्ट मूवमेंट्स, सोशलिस्ट प्रोग्राम्स को फॉलो नहीं करता है। दैट इज द मेन टसल। और जो हांगकांग के निवासी हैं वो कहते हैं कि चाइना की इंटरफियरेंस जरूरत से ज्यादा है और चाइना हांगकांग के अंदर प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को सप्रेस करने के लिए अपनी माइट का इस्तेमाल करता है। तो इसी रिगार्ड में ये खबर आती है। उसके बाद इसी पेज के ऊपर हिमाचल इमर्जेस हब ऑफ द हैंड सैनिटाइजर प्रोडक्शन, इंडिया में सबसे बड़ा हैंड सैनिटाइजर प्रोड्यूसर महाराष्ट्र है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि सैनिटाइजर जो है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ड भी हो सकते हैं, इथाइल अल्कोहल भी बेस्ड हो सकते हैं। आपको अल्कोहल जो यूज होती है सैनिटाइजर के अंदर, इनके नेम्स डेफिनेटली पता होने चाहिए। उसके बाद लास्ट पेज के ऊपर नेवी शिप्स ब्रिंग बैक 233 फ्रॉम ईरान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस समय ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया जा रहा है। जो हमारे इंडियंस बाहर फंसे हुए हैं उनको कोविड-19 पैंडेमिक के कारण अपनी कंट्री में वापस लाने के लिए इंडियन नेवी के शिप्स, जिनमें INS शार्दुल, INS जलश्व और INS मगर इन्वॉल्व हैं, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ टू क्रॉस 8% नेक्स्ट ईयर। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन नेशन इन 1 ईयर। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच, इन्होंने ये कहा है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रीबाउंड करेगा और ये 8.5 से 9.5% तक जा सकता है। उसके बाद नेपाल विल गेट बैक लैंड फ्रॉम इंडिया थ्रू डायलॉग, वहां के प्रधानमंत्री ने कहा है। अगेन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा यूट्यूब के ऊपर जाइए, इंडिया नेपाल का बाउंड्री इशू डेफिनेटली चेक कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस थिंग। यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के नाम जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में फ्लो करती हैं, काली, महाकाली कह लीजिए, यही शारदा है। यही रिवर जो है वो इस समय डिस्प्यूट में है क्योंकि बाउंड्री की डिमार्केशन इसी रिवर के अनुसार है। दूसरी तरफ मेची, ये सिक्किम की तरफ, और उसके बाद काली गंडकी, ये ट्रिब्यूटरी है गैंजेस की, कोसी, ये सप्तकोसी, ये नदियां 7 नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनती है। कोसी तो ये नेपाल के अंदर पैदा होती है, राप्ती है, घाघरा है जिसको करनाली कहा जाता है नेपाल के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर है ISI प्लानिंग वर्चुअल वॉर अगेंस्ट इंडिया। वर्चुअल वॉर का मतलब होता है इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। तो इस तरह की चीज़ों जिसमें इंपॉर्टेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो हमले किए जाते हैं ताकि यहाँ पर अनरेस्ट पैदा किया जा सके। तो वर्चुअल वॉर पाकिस्तान प्रमोट इस समय कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट, और पता चला है कि उन्होंने लगभग 550 टैक्सेवी लोगों को हायर भी करना शुरू किया है इसी पर्पस के लिए। उसके बाद रिसेंट टाइम्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और न्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल विद्यादान 2.0, हमारे यहाँ पर इस समय ई क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ई क्लासेस को या ई एजुकेशन को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए NCERT ने विद्यादान 2.0 प्रोग्राम के अंडर क्लास 1 से क्लास 12 के मटेरियल को टीवी चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए रोटरी इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल मटेरियल सप्लाई किया जा सके, और ख़ास तौर पर टीचर्स को डेवलप किया जा सके ताकि वो ई लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें।
कोविड-19 के कारण आपको पता है हमारे देश में इस समय दिक्कत चल रही है, तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ये डेडिकेट किया जाएगा। रोटरी इंटरनेशनल के बारे में बता दूं, पॉल हैरिस ने और 3 लोगों के साथ मिलकर 1905 में अमेरिका में शिकागो में रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना की थी। ये ग्लोबली काम करते हैं और इनका काम बेसिकली पीस और जैसे आजकल पैंडेमिक चल रहा है इसके दौरान काम करना, क्लीनिनेस के ऊपर, क्लीन वाटर के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर ग्लोबली ये लोग काम करते हैं। उसके बाद एक न्यूज़ थी ऑपरेशन हॉट परसूट को लेके, उसके बारे में भी आपको डेफिनेटली पता। ऑपरेशन हॉट परसूट वो ऑपरेशन है जिसने, आप ये कह सकते हैं कि पीओके के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसका बेस तैयार किया था। मणिपुर के चंदेल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 जून 2015 को इंडियन आर्मी के कंटिंजेंट के ऊपर हमला होता है और पता चलता है कि ये हमला म्यांमार के अंदर एस्टैब्लिश्ड NSCN-K नाम के एक उग्रवादी संगठन ने करवाया। तो यहाँ से एलीट पैराट्रूपर्स कमांडोज को ये जिम्मेदारी दी गई थी और इन्होंने 50 किलोमीटर अंदर जाकर इस NSCN-K के कैंप को डिस्ट्रॉय किया। तो इसीलिए ऑपरेशन हॉट परसूट के 5 साल पूरे हुए। दैट इज वाई दिस वाज इन न्यूज, यू मस्ट नो इट। उसके बाद LAC के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। तो लद्दाख में एक एयर कंडीशनड पोस्ट बनाई जाएगी पेंगोंगसो रिवर के किनारे लुकुंग नाम की जगह पर। और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली कोर कमांडर स्तर के ऊपर एक मीटिंग हुई है जिसमें 4 पॉइंट्स की पहचान की गई है। दीज एरियाज आर पेंगोंगसो के आसपास है फिंगर 4, गलवान वैली में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग। तो इन इलाकों की पहचान की गई है जहां पर दोनों आर्मीज अपने अपने सोल्जर्स को विड्रॉ करने की बात कर रही हैं। खासतौर पर चाइना को कहा जा रहा है कि आप अपने सोल्जर्स को यहां से विड्रॉ कीजिए। तो यू मस्ट नो कि LAC इज 3488 किलोमीटर्स लॉन्ग और ये जो एयर कंडीशनड पोस्ट बनाई जाएगी यहाँ पर टेम्परेचर्स यूजुअली -40 के आसपास होते हैं, लेकिन इसके अंदर 22 to 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। और यूजुअली इस इलाके के अंदर ITBP डिप्लॉयड होती है LAC के ऊपर नज़र रखने के लिए। तो रिसेंटली एक न्यूज़ आती है कि केमन आइलैंड बिकम्स द 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ FDI। 2019-20 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ $3.7 बिलियन जो है वो आई केमन आइलैंड के थ्रू। केमन आइलैंड अमेरिका के पास कैरिबियन आइलैंड्स में ब्रिटेन के अंडर एक एरिया है और यहाँ से जो है वो 5th लार्जेस्ट FDI का रूट इंडिया में ये डेवलप हो रहा है। और प्रेजेंटली अगर हम देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो FDI है वो सिंगापुर, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स और अमेरिका। 5वें नंबर पर केमन आइलैंड। केमन आइलैंड के थ्रू क्यों आता है? केमन आइलैंड इज ए टैक्स हेवन। टैक्स हेवन्स का मतलब होता है वहाँ पर टैक्सेस मिनिमल या बिल्कुल भी नहीं होते और वहाँ से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टर्स का बहुत सारा पैसा टैक्सेस ना होने के कारण बच सकता है। तो दैट इज वाई FDI इज कमिंग थ्रू केमन आइलैंड। चाइना की एक अनमैन्ड सबमर्सिबल या कह लीजिए सबमरीन, छोटी सी एक सबमरीन सबमर्सिबल कहा जाता है। इन्होंने मैरियाना ट्रेंच विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इन पैसिफिक ओशन, वहाँ पर डीपेस्ट जाने का रिकॉर्ड बनाया। इनका इस सबमर्सिबल का नाम हाइडो 1 है और 10,907 मीटर्स डीप
मरियाना ट्रेंच के नीचे से इन्होंने कुछ सैंपल्स इकट्ठे किए हैं और हाई डेफिनेशन इमेजेस ली हैं। और इसके अंदर दो इंस्टीट्यूशंस का नाम है शेनयांग इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन एंड चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज। और इन्होंने कहा कि 10,000 मीटर से नीचे या चैलेंजर डीप जो इलाका है मरियाना ट्रेंच का, उसके अंदर 4 बार इन्होंने 10,000 मीटर्स की डेप्थ को एक्सीड किया। अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा या सुना होगा कि असम के अंदर एक गैस वेल के अंदर बहुत बड़ी आग लगी हुई है। तो वहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड इन्वॉल्व है, तो क्या आसपास की ज्योग्राफी के बारे में भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो उस इलाके के अंदर डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। उसके बाद डॉक्टर कैथे सुलिवन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन न्यूज़। ये शी 68 ईयर्स ओल्ड और शी वॉज द फर्स्ट लेडी फ्रॉम नासा हु एंटर्ड इनटू स्पेस एंड नाउ शी वेंट इनटू मरियाना ट्रेंच। तो स्पेस में और डीपेस्ट पॉइंट में जाने वाली जो है ये सिंगल लेडी, यू मस्ट नो इट। नेक्स्ट न्यूज़, कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण इस बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड एज एशियाज नोबल। 1957 में इस अवार्ड की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की कमेमोरेशन में इस अवार्ड को जो है वो दिया जाता है। इससे पहले 1970 में और 1990 में ये अवार्ड नहीं दिया गया था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड आमतौर पर गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट्स, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड इमर्जेंट लीडरशिप कैटेगरीज में दिया जाता है। 2019 में हमारे देश के बहुत ही मशहूर पत्रकार मिस्टर रवीश कुमार को ये अवार्ड जो है वो दिया गया। अभी रिसेंटली आपने मिस्टर सोनम वांगचुक को भी देखा होगा, जिन्होंने चाइना और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और चाइनीज़ ऐप्स के अगेंस्ट सोशल मीडिया के ऊपर एक अपने विचार व्यक्त किए थे। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद दिस अवार्ड इन 2018। इनके अलावा अगर आप और कुछ फेमस नेम्स इंडिया में से ढूंढने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली के जो प्रेजेंट सीएम हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, 2006 में उनको जो है ये अवार्ड दिया गया था। उसके अलावा आप महाश्वेता देवी जी को 1997 में ये अवार्ड दिया गया था। किरण बेदी जी को 1994 में ये अवार्ड दिया गया और अरुण शौरी जी को 1982 में ये अवार्ड दिया गया। सत्यजीत रे जी को 1967 में ये अवार्ड दिया गया। जयप्रकाश नारायण जी को 1965 पब्लिक सर्विस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया था। मदर टेरेसा को 1962 में ये अवार्ड दिया गया था और आचार्य विनोबा भावे जो कि एक गांधीयन थे, उनको ये अवार्ड कम्युनिटी लीडरशिप कैटेगरी में 1958 में दिया गया था। तो इस तरह से न्यूज़ एनालिसिस के आसपास आप अच्छी इन्फॉर्मेशन का सफ़ियर एक बिल्डअप कर सकते हैं और सुनते रहिए। कीप विजिटिंग अवर चैनल एंड कीप स्प्रेडिंग द गुड नॉलेज टू मैक्सिमम पॉसिबल स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट। स्टे सेफ, स्टे इनसाइड।